आज है विशेष दिन 19 फरवरी। 19 फरवरी को एक महान चिंतक गांधी, मार्क्स, बुद्ध का अद्भुत समन्वय का जो व्यक्तित्व निकल के आया और लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रणेता जिसे कहा जाता है, आचार्य नरेंद्र देव आज के दिन हमें छोड़कर चले गए थे। आचार्य नरेंद्र देव का उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1889 को, और सतत उनके संघर्षों का इतिहास रहा है, उनके वैचारिक इतिहास रहा है। और कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस जब स्वाधीनता आंदोलन में भरपूर तरीके से उन्होंने योगदान किया, कूदते रहे, और उसके अंदर जो समाजवादी धारा को लेकर के समाजवादी धारा को लेकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसको नेतृत्व उन्होंने किया। और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनाया और आजीवन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में रहे। लेकिन उनका कद, उनका सम्मान देश में किसी भी वैचारिक और विद्वता के शिखर पर अगर किसी को देखा जाए तो आचार्य नरेंद्र देव थे। सड़क से लेकर के और क्लासरूम तक उनका व्यक्तित्व हमें प्रेरणा स्रोत, हमें लगातार हमें प्रकाशित करता रहता था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और तमाम शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक मदद करते रहे। आज हम उन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा क्या करने जा रहे हैं? उन्हें याद करने जा रहे हैं। उन्हें याद भी क्या हम कर सकते हैं, हम उन्हें अपनी भावांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैश्विक अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक प्रोफेसर दीपक मलिक। प्रोफेसर दीपक मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस स्मृति कार्यक्रम में। हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं समता संदेश पत्रिका के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हिम्मत सेठ जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर सतीश कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम चलते हैं प्रोफेसर सतीश कुमार के ही पास। और सतीश कुमार जी, आप आज के दिन आप कैसे याद करना चाहेंगे नरेंद्र देव को, जबकि आज देश में या दुनिया के पैमाने पर कहा जा रहा है कि वैचारिकी का लगभग अंत हो गया है, और हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से विचारों को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, जिस तरीके से उसको नष्ट भ्रष्ट और उसको बर्बाद करने पर आमादा है हमारा सत्ता पक्ष, उसमें नरेंद्र देव की वो वैचारिकी और नरेंद्र देव का व्यक्तित्व हमें आज की तारीख में भी कितना प्रासंगिक, कितना आलोकित कर पाने में सक्षम है। प्रोफेसर सतीश कुमार। अभी वैचारिकी का अंत राजनीति में नहीं हो सकता। ठीक है, कभी कभी इस तरह के संकट का संक्रमण आता है कि कुछ धुंध सी दिखाई देती है, और आज जिस तरह से एक वर्चस्व भारतीय राजनीति में फासिस्ट प्रवृत्तियों का उभर करके सामने आया है, उसमें ऐसे भाव आपके मिजाज में आए होंगे। जहां तक आचार्य नरेंद्र देव जी को याद करने का सवाल है, तो बेशक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेरी भी कार्यस्थली रही है जीवन भर, वहीं सेवाएं दी मैंने, और मुझे यह गौरव है कि जो विरासत वहां की आचार्य परंपरा की रही है, गौरवशाली विरासत रही है, उसमें सबसे सिरमौर नाम आचार्य नरेंद्र देव का रहा है। आचार्य नरेंद्र देव को हम भारतीय समाजवाद का अग्रणी चिंतक कह सकते हैं। भारत में समाजवादी आंदोलन का भी एक अग्रणी नायक कह सकते हैं उनको। भारत में समाजवादी चिंतन की परंपरा बेशक उनसे पहले से हमें दिखाई देती है, लेकिन एक धारा समाजवादी चिंतन की वो थी जो मार्क्सवाद से समाजवाद तक की वैचारिक यात्रा करती हुई दिखाई देती है, जिसमें एम.एन. राय भी थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी हमको दिखाई देते हैं। और एक धारा जो
भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतन परंपरा की बुनियाद पर खड़े होकर के समाजवाद तक की विचार यात्रा करती हुई दिखाई देती है। और उस तरह की चिंतन परंपरा का केंद्र बेशक काशी विद्यापीठ हुआ करता था, जहां लंबे समय तक आचार्यत्व किया आचार्य नरेंद्र देव जी ने। वहां आचार्य नरेंद्र देव जी ने बौद्ध दर्शन से समाजवाद तक की विचार यात्रा की, या बाबू संपूर्णानंद जी ने वेदांत से समाजवाद तक की विचार यात्रा की। तो एक बड़ा स्कूल काशी विद्यापीठ का था, जिसने गांधीवाद से समाजवाद का तादाद स्थापित करते हुए अपनी विचार यात्रा पूरी। तो इस तरह से काशी विद्यापीठ के स्कूल का, समाजवादी स्कूल का अपना एक वैशिष्ट्य रहा है। वो जहां वो संस्था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नर्सरी थी, वहीं वो एक कार्यशाला भी थी भारतीय समाजवाद और भारतीय समाजवादी आंदोलन की। जिस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की चर्चा अभी आप कर रहे थे, जिसकी विधिवत संस्थापना 1934 के पटना अधिवेशन में हुई, लेकिन उसका बीजारोपण तो काशी विद्यापीठ में, जो आचार्य नरेंद्र देव जी का घर था, आनंद जी अभी नहीं जुड़े हैं, जहां उनका बचपन बीता, उसके बगल वाला जो घर था वो आचार्य नरेंद्र देव जी का था। तो वहां शुरुआती दौर में पंडित कमलापत त्रिपाठी जी उल्लेख किया करते थे प्रायः, और लिखा भी है उन्होंने उन बैठकों का जिक्र जो आचार्य नरेंद्र देव जी के घर पे हुआ करती थी, और जहां बीज अंकुरित हुआ एक कांग्रेस के भीतर समाजवादी संगठन की संस्थापना का। 1934 में वो संस्थापना का सम्मेलन पटना में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दोनों जेल में थे। राजद्रोह के अभियोग में उन्हें लंबी सजा उस बार काटनी पड़ी थी। जो अल्बर्ट हॉल में उनका भाषण हुआ था, उस पर उनको सजा हुई थी। वो गए होते तो शायद वो अध्यक्ष चुने गए होते, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव जी संस्थापक अध्यक्ष बने। मैंने कहा कि एक भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतन परंपरा की बुनियाद पर जो एक बुद्धिज्म से सोशलिज्म तक की जो वैचारिक यात्रा आचार्य नरेंद्र देव की थी, उसमें कार्ल मार्क्स की जो इतिहास दृष्टि थी, ऐतिहासिक भौतिकवाद की, उसकी जगह हमें एक ऐतिहासिक भौतिकवाद में जो द्वंदात्मक भौतिकवाद की बुनियाद थी उस चिंतन की, उसकी जगह हमें आचार्य नरेंद्र देव में द्वंदात्मक जीवनवाद का स्वरूप दिखाई देता है। क्योंकि जो भारतीय चिंतन परंपरा है, उपनिषदों की परंपरा है, वो भी द्वंद्ववाद को स्वीकार करती है कि द्वंदात्मक क्रम में विकास होता है सभ्यता का। लेकिन द्वंदात्मक क्रम में अकेले भौतिक कारण नियामक तत्व नहीं हो सकते, निर्णायक नियामक तत्व नहीं हो सकते, एक सहायक तत्व हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य एक जीवंत प्राणी है, चेतनाशील प्राणी है, तो मनुष्य का विकास चेतन विकास होता है। इसे बापू और मानवता में अच्छे से, जो उनके शिष्य थे आचार्य नरेंद्र देव के, कमलापति जी ने लिखा है कि बुद्ध राजकुमार थे और रथ में सवार होकर घर से निकले, एक शव यात्रा उन्होंने देखी और उनका दिमाग फिर गया। काशी में हम लोग रोज ही देखते रहते हैं, राम नाम सत्य है, शव यात्राएं निकलती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको जो फर्क पड़ा, उसने दुनिया की एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दे दिया, बौद्ध धर्म की। वहां से उनका जब निष्क्रमण हुआ, जो उनके मानस के ऊपर प्रभाव उस शव यात्रा को देख करके जो प्रतिक्रिया उपजी, तो एक बड़ी क्रांति घटित हो गई। इसमें उत्पादन की प्रणालियों के परिवर्तन का क्या योगदान हो सकता है, लेकिन एक क्रांतिकारी घटना घट गई इतिहास की। तो ये मनुष्य का विकास एक चेतन विकास है, इसलिए द्वंदात्मक भौतिकवाद की जगह जो आचार्य नरेंद्र देव जी के चिंतन की बुनियाद है, वो द्वंदात्मक जीवनवाद की है। क्योंकि भारतीय मनीषा की परंपरा में ये मान्यता रही है कि द्वंद्व तो होता है, लेकिन
द्वंद्व शुभ और अशुभ के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच होता है। एक श्लोक भी है उपनिषदों का, शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरित, शुभ और अशुभ रूपी दो सरिताओं से होकर के वासना का प्रवाह चलता है, और उसमें शुभ और अशुभ के द्वंद्व के बीच शुभ की विजय अभीष्ट होती है, अनुकरणीय होती है। तो ये द्वंद्व में शुभत्व की विजय होते रहना, ये चेतन विकास का द्योतक है। जबकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विशुद्ध रूप से उत्पादन की प्रणालियों के परिवर्तन के साथ भौतिक तत्वों को नियामक मानता है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में जो विकास क्रम होता है। तो इसके विपरीत आचार्य नरेंद्र देव का चिंतन हमें समाजवाद तक जो ले जाता है, वो भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतन परंपरा की बुनियाद पर खड़ा दिखाई देता है। तो आचार्य नरेंद्र देव उद्भट विद्वान थे और बड़े समाजवादी एक्टिविस्ट थे देश के। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कालजयी महत्व का ग्रंथ लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो अनेक भाषाओं में और अनगिनत संस्करणों में छपा। और कहते हैं कि जेल में लिखा उन्होंने, जहां कोई रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं थी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वहां एक बड़ी रेफरेंस लाइब्रेरी जवाहरलाल जी के साथ थी, और वो रेफरेंस लाइब्रेरी थी अहमदनगर जेल में आचार्य नरेंद्र देव का साथ। और यही वजह थी कि दोनों अलग अलग धाराओं में राजनीति के थे, और आजादी के बाद तो समाजवादियों का एक बड़ा खेमा कांग्रेस से अलग हो गया, जिसका जिक्र आपने किया। और कांग्रेस में भी जो शीर्ष नेतृत्व था वो चाहता था कि लोकतंत्र पक्ष विपक्ष दोनों के पहियों पर चलता है, तो कुछ लोग, अच्छे लोग विपक्ष में जाएं, और शायद इस तरह की सोच ने समाजवादी आंदोलन के बड़े लोगों को विपक्ष में खड़ा किया। बहुत सारे लोग उस जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की परंपरा से जुड़े थे वो कांग्रेस के भीतर भी रह गए। संपूर्णानंद जी जो दूसरे अध्यक्ष हुए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, काशी विद्यापीठ से, वो भी कांग्रेस में रहे। कमलापत त्रिपाठी भी रहे, जबकि उन जिन शुरुआती बैठकों की चर्चा उन्होंने की उसमें लोहिया जी भी आते थे, यूसुफ मेहर अली भी काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेंद्र देव के घर पे उन बैठकों में होते थे। और नौजवानों में कमलापति जी, राजा राम शास्त्री, विश्वनाथ शर्मा जी, आनंद जी उनके पौत्र हैं जो अभी जुड़ेंगे आपके साथ। तो ये सब लोग बैठते थे, राम मनोहर लोहिया भी हुआ करते थे, आते थे उन बैठकों में। तो आचार्य नरेंद्र देव आजादी के बाद विपक्ष के एक दल के बड़े नेता थे। लेकिन क्या स्वरूप था लोकतंत्र का कि जब काशी विद्यापीठ के कुलपतित्व से वो हटे आजादी के बाद, तो कुछ ही दिनों में जवाहरलाल जी ने उन्हें पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनवा दिया, और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आते रहते थे मालवीय जी के जमाने से जवाहरलाल जी, और प्रधानमंत्री के रूप में भी आते रहते थे। आचार्य जी के समय में भी आए और यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को उन्होंने एड्रेस किया था। और प्रधानमंत्री के बोलने के बाद पूरे 40 मिनट का अध्यक्षीय भाषण हुआ था आचार्य नरेंद्र देव जी का। आज किस वाइस चांसलर की हैसियत है कि प्रधानमंत्री को 40 मिनट सुना दे। और उस 40 मिनट के भाषण में आचार्य नरेंद्र देव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार की आर्थिक नीतियों की बहुत तीखी आलोचना की, और वो गाल पे हाथ रखे चुपचाप टकटकी लगाए एक एक शब्द आचार्य जी के सुनते रहे। तो इस तरह का एक विलक्षण व्यक्तित्व आचार्य नरेंद्र देव जी का था। और आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि पे मैं काशी विद्यापीठ की उस गौरवशाली आचार्य परंपरा में आगे चल करके जुड़ाव का मुझे भी सौभाग्य अर्जित रहा है। मैं उन्हें आज पुण्यतिथि पे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सही आवाज। मित्रों, मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है कि आज आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि पर बहुजन संवाद द्वारा ये जो राष्ट्रीय संवाद आयोजित किया जा रहा है, इसमें देश की हमारी पीढ़ी के अति आदरणीय हिम्मत सेठ जी उदयपुर से जुड़े हैं, प्रोफेसर दीपक मलिक जो हमारे विद्यार्थी जीवन से नेता रहे हैं, वो बनारस से जुड़े प्रोफेसर सतीश राय,
जिनको इस बात का गौरव हासिल है कि हम चारों में से उनका काशी विद्यापीठ से सीधा संबंध रहा बरसों का, और अभी जो बातें उन्होंने बताई आचार्य जी के बारे में, वो सब हम लोगों के लिए जानने लायक बातें हैं। मैं आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद का बिगुल फूंकने वाले महानायक के तौर पर स्मरण करता हूँ। आचार्य नरेंद्र देव और जवाहरलाल नेहरू एक साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एनी बेसेंट के बनाए हुए होम रूल लीग से प्रवेश किया उन्होंने 1916-17 में, और उसके बाद वो संबंध अहमदनगर की जेल में 4 साल बंद रहने के जैसा एक मजबूत बना। परिस्थितियां ऐसी बनी, लोकतंत्र का तकाजा ऐसा हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन का मोड़ ऐसा आया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने ये तय किया कि अब कांग्रेस से बाहर निकलना है। आचार्य जी खुद उस समय यूपीसीसी के सबसे निर्विवाद नायक थे, और उसके बावजूद लोकतंत्र का तकाजा ये था कि जो संगठन है उसके बहुमत का फैसला शिरोधार्य, और आचार्य जी न चाहते हुए भी कांग्रेस से बाहर निकले। जब बाहर निकले तो उन्होंने नैतिकता का एक उच्च मानदंड स्थापित किया। वो मानदंड क्या था? उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के नाम पर, सिंबल पर विधानसभा में आए हैं। अब हम अपनी मातृ संस्था से विच्छिन्न हो रहा है संबंध हमारा कई कारणों से, तो हमें विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए। वो चुनाव के मैदान में उतरे और उसके बाद उनके साथ 11 लोग और जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी उतरे। उसमें गाजीपुर के, उसमें गोरखपुर के, उसमें मेरठ के जननायक थे, किसान नेता थे, विद्यार्थी नेता थे। और आचार्य जी चुनाव हार गए बाबा राघव दास से, लेकिन आचार्य जी ने उसको जनतंत्र का सवाल नहीं बनाया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के निर्माण में विपक्षी दल की भूमिका होनी चाहिए ऐसा मानते हुए उस समय एक मर्यादित विपक्ष की स्थापना की शुरुआत की। जैसा भी प्रोफेसर सतीश राय बता रहे थे, दलों का फासला होने के बावजूद दिलों का फासला नहीं हुआ था। इसलिए आचार्य नरेंद्र देव का जवाहरलाल नेहरू के साथ, संपूर्णानंद के साथ तो संबंध था ही, उनके जो शिष्य थे कमलापति त्रिपाठी, लाल बहादुर शास्त्री, अलगू राय शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, इनके साथ भी उनका स्नेह पिता या मार्गदर्शक जैसा बना रहा। दूसरी तरफ आचार्य जी ने इस देश की राजनीति में कई जन नायकों को मार्गदर्शन दिया। उसमें सबसे बड़ा नाम 2 जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया का है। आचार्य जी के बारे में जयप्रकाश जी ने लिखा कि उनका जो ऋण है वो हम कभी उतार नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके जाने के बाद हम उनके विचारों को प्रवाहित करते रहें। मार्क्सवाद के बारे में आचार्य जी ने एक शिक्षक के रूप में जो शिक्षा दी आनंद तिवारी जी, उसमें एक तरफ तो जयप्रकाश नारायण थे बिहार में, तो दूसरी तरफ EMS नंबूदिरीपाद थे दूर केरल में, और उसके साथ ही मुजफ्फर अहमद, ZA अहमद जैसे कई लोग उत्तर भारत में थे। इन सब लोगों ने आचार्य जी को अपना मार्गदर्शक माना। इसी तरह से बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में जो पहली किताब हिंदी में आई वो आचार्य जी की बौद्ध धर्म दर्शन थी, जिसको पढ़ करके देश के हिंदी भाषी इलाके में बुद्ध का पुनः प्रवेश हुआ। तो एक तरफ मार्क्स, दूसरी तरफ बुद्ध, इन 2 महामुनियों महाऋषियों की शिक्षाओं का सरल सुबोध तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में इस्तेमाल, उसका राष्ट्रीय आंदोलन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोग, ये आचार्य जी के हिस्से में जाता है। आचार्य जी एक माने में उत्तर भारत में किसान आंदोलन के भी महानायकों में से थे। जब भारतीय किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए स्वामी सहजानंद जी, राहुल सांस्कृत्यायन, NG रंगा जैसे लोगों ने किसान सम्मेलन किया गया में, तो उसका उद्घाटन करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव जी को बुलाया गया। उसके बाद 1934-36 से लगातार 1956 तक आचार्य जी किसानों के मार्गदर्शक बने रहे, और बिहार और उत्तर प्रदेश के एक एक लड़ाई में उनका साथ था। वो शिक्षक थे, वो दार्शनिक थे, वो तत्व चिंतक थे। उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि मेरी ये जो किताब बनी है इसमें मेरे साथ 2 विश्वकोश ज्ञान के थे, एक इस्लाम के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरा भारतीय संस्कृति और बौद्ध धारा के बारे में आचार्य नरेंद्र देव। इन दोनों के योग से मेरी किताब का कुछ रूप बना। ये दोनों नहीं होते तो मैं पता नहीं कर पाता कि नहीं कर पाता। इतना तो सम्मान उनके बारे में उनके सहपाठी सहकर्मी जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण था। दूसरी तरफ जो बाद की पीढ़ियां आई उसमें राजनारायण से लेकर चंद्रशेखर और रामधन तक, ये सब अपने को आचार्य जी का ही शिष्य कहने में गौरव महसूस करते थे। आचार्य जी एक माने में प्रतिपक्षी राजनीति के नायक थे। जो मर्यादाएं उस समय स्थापित हुई वो उन्हीं की बनाई मर्यादाएं थी। लेकिन मित्रों, ये अफसोस की बात है
कि आचार्य जी का जो सपना था वो अधूरा रह गया। आचार्य जी ने उस जमाने में भारत के विभाजन का विरोध करते हुए कहा था कि हिंदू राज्य बनाने का सपना लोगों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन अगर हिंदू राज्य स्थापित हो गया तो भारत खंड खंड हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी कहा था कि पाकिस्तान जैसे आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनते हैं। भाषा का आधार धर्म, भाषा का आधार राष्ट्रीयता का आधार होता है। इसमें उन्होंने उस समय के समाज वैज्ञानिकों से लेकर के कम्युनिस्ट क्रांति के नायक स्टालिन और लेनिन का उल्लेख किया और ये भविष्यवाणी की कि देखो जो बन रहा है ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कूटनीति है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पानी का बुलबुला होगा। और देखिए कि पाकिस्तान बनने के 20 बरस से भी कम समय में 1948 में पाकिस्तान बना और 1971 में टुकड़े टुकड़े हो गए। आज भी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तून लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये सब आचार्य जी ने, फिर आचार्य जी ने भारतीय राजनीति के बारे में कहा कि अगर भारतीय राजनीति में विचारों का महत्व घटा तो पार्टियां चुनाव मशीन बन के रह जाएंगी। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने कहा और ये कहा कि हमें राजनीति के जरिए नया संस्कार देना है, नई संस्कृति बनानी है। उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर डीपी मुखर्जी जैसे वरिष्ठ आचार्य अपने समय के उनके साथ खड़े हुए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आचार्य जी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उसके नए मूल्यांकन की जरूरत है। आज उनकी विरासत की नई प्रासंगिकता है। सांप्रदायिकता से लड़ने में, संविधान की रक्षा करने में, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में आचार्य नरेंद्र देव ने नींव के पत्थर का काम किया। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, भाई आनंद तिवारी जी हमारे साथ, अरुण श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, पता नहीं हिम्मत सेठ जी और दीपक दादा भी बोले कि नहीं बोले, लेकिन आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी अभी आचार्य जी के विचारों का एक सारांश 600 पेज की किताब दिल्ली से राजेंद्र राजन ने संपादित की है। उसको पढ़ना चाहिए, समाजवादियों को पढ़ना चाहिए, मार्क्सवादियों को पढ़ना चाहिए, लोकतंत्रवादियों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव की जो विरासत है वो बहुत प्रासंगिक है। गांधी और नेहरू का बनाया रास्ता आचार्य जी जैसे लोगों ने सुंदर बनाया था और उनके जमाने में चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस, चाहे उत्तर भारत, कहीं जनसंघ को कोई पूछता नहीं था। बंटवारा जरूर हो गया था, लेकिन सांप्रदायिकता के दानों से ये लोग लड़े थे और इसमें इनको गांधी का मार्गदर्शन मिला था। तो मैं आज आपके माध्यम से ये अपना सौभाग्य मानता हूँ, एक तीसरी पीढ़ी के हमारे बाबा के वो नायक थे, हमारे नाना के नायक थे, हमारे पिता और मामा के मार्गदर्शक थे और हमारे लिए भी अत्यंत गौरव की बात है कि हम लोग काशी विद्यापीठ, काशी विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय, इन तीन संस्थाओं को जो आचार्य जी ने सींचा और संवारा, आज के दिन उन तीनों से हम लोगों का संबंध है। आज लखनऊ में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है उनकी स्मृति। अभी मैं आचार्य नरेंद्र देव के समाधि स्थल से बोल रहा हूँ। यहाँ इस समय उत्तर भारत के कम से कम 200 सवा 200 लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अभी कार्यक्रम शुरू होना बाकी है। आचार्य जी की स्मृति में 11:30 बजे एक व्याख्यान भी होगा। तो यादें तो आ रही हैं, लेकिन उसको तरतीबवार करना होगा, जिसमें भाई दीपक मलिक, भाई हिम्मत सेठ जी, प्रोफेसर सतीश राय का योगदान अमूल्य होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ